आज की वीडियो में साधारणीकरण के बारे में जानेंगे। साधारणीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है और विभिन्न आचार्यों की परिभाषा क्या है, इस विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। साधारणीकरण का अर्थ देखा जाए तो इसे सामान्यीकरण भी कहा जाता है। सामान्यीकरण काव्य का विषय जब साधारण या सामान्य सा प्रतीत होने लगता है और उसके विशेषत्व का परिहार हो जाता है तो उसे साधारणीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें कि काव्य में वर्णित जो विभाव आदि विशेष न रहकर सामान्य प्रतीत होने लगे, अर्थात सीता सीता न रहकर स्त्री मात्र प्रतीत होने लगे, तब साधारणीकरण की स्थिति समझनी चाहिए। इस संबंध में विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं। अलग अलग विद्वानों के मत हम इस प्रकार से देख सकते हैं। भट्ट नायक ने कहा कि भावकत्व साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभाववादि का जो स्थायी भाव का साधारणीकरण हो जाता है। भट्ट नायक ने शब्द रूप काव्य के 3 व्यापार माने, अभिधा व्यापार, भारकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार, ये 3 उन्होंने माने। इसमें से भावकत्व ही साधारणीकरण है। सामान्यीकरण या साधारणीकरण के बारे में पहले पाठक या दर्शक को सीता, राम, दुष्यंत, शकुंतला आदि की अनुभूति व्यक्ति विशेष के रूप में होती है और उसके पश्चात साधारणीकरण के बाद दुष्यंत और शकुंतला नायक नायिका मात्र रह जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अनेक विशेषत्व का परिहार हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण वह स्थिति है जब विभाव आदि सामान्य प्रतीत होने लगते हैं। और उसका यदि हम क्रम से देखें तो पहले विभाववाद, विभाव प्लस अनुभाव, संचारी भाव और फिर स्थायी भाव, ये मिलकर बनते हैं। आचार्य विश्वनाथ का मत देखें तो उन्होंने कहा कि विभाववादी का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही साधारणीकरण है। आचार्य अभिनवगुप्त का मत देखें तो उन्होंने कहा कि विभाववादी का साधारणीकरण नहीं होता बल्कि स्थायी भावों का साधारणीकरण होता है। स्थायी भाव का जो साधारणीकरण से अभिप्राय है देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाना। साधारणीकरण की स्थिति में विशेष जो तत्व होता है वो उसका अभाव हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में कहा कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, अर्थात जब तक किसी भाव का कोई विशेष इस रूप में नहीं लाया जाए और वह साधारणतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके तब तक उसमें रस उद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती और विषय का इस रूप में लाया जाना साधारणीकरण कहलाता है। शुक्ल जी ने 2 प्रकार की रसानुभूति बताई। पहली उत्तम कोटि की रसानुभूति और दूसरी मध्यम कोटि की रसानुभूति। अब यदि हम बात करें उत्तम कोटि की रसानुभूति क्या है तो उन्होंने कहा कि उत्तम कोटि की रसानुभूति वह होती है जहाँ सहृदय सामाजिक या तादात्म्य आश्रय के साथ हो जाता है और जहाँ सामाजिक काव्य में वर्णित शील दृष्टा होता है वहाँ मध्यम कोटि की रसानुभूति होती है। इस प्रकार से मध्यम और उत्तम की बीच में क्या अंतर होता है उसे हम जाना। उत्तम क्या होती है? उत्तम वह होती है जिसमें रसानुभूति सहृदय सामाजिक का तादात्म्य जो होता है, तादात्म्य आश्रय के साथ में हो जाता है। और मध्यम कोटि की यदि हम बात करें ना रसानुभूति क्या होती है तो जहाँ सामाजिक काव्य में वर्णित शील दृष्टा होता है वहाँ पर मध्यम कोटि की रसानुभूति होती है। डॉक्टर नागेंद्र अपने ग्रंथ रस सिद्धांत में साधारणीकरण को पर्याप्त विचार उन्होंने किया है और उनके अनुसार देखें कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है, अर्थात जब कोई कवि अपनी अनुभूति को इस प्रकार व्यक्त करता है कि वह सबके हृदय में समान अनुभूति जगा सके तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो साधारणीकरण है उसकी शक्ति विद्यमान है। तो इस प्रकार से हमने सामान्यीकरण या साधारणीकरण के बारे में जाना। आपको ये चर्चा कैसी लगी और यदि ये जानकारियाँ आपको उपयुक्त लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।